डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री लेसन 3 मेटल एंड नॉन मेटल यानी धातु एवं अधातु से लेकर आ रहे हैं। धातु और अधातु के बीच आयनिक आबंध या वैद्युत संयोजक आबंध का निर्माण कैसे होता है हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर जानना पड़ेगा वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी शब्द वैलेंटीना से लिया गया है जिसका अर्थ होता है संयोग करना या संयोग करने की क्षमता। तो परमाणु का निर्माण जो होता है नाभिक और कोषों से होता है। नाभिक में जो होते हैं न्यूक्लियन के रूप में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, जबकि नाभिक से बाहर की तरफ अनेकों कोष होते हैं और उन कोषों में इलेक्ट्रॉन स्थित होकर नाभिक की परिक्रमा या परिक्रमण करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग 9th बेस में बोरबरी का नियम पढ़े हैं। बोरबरी के नियम के अनुसार किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉनों का वितरण जो होता है 2n² के अनुसार होता है। 2n² के अनुसार होता है 2n²। यहाँ पर n जो होता है कोष संख्या होता है। तो हम लोग बोरबरी के नियम से हम लोग पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन डालना होगा तो 2 × 1 का स्क्वायर बराबर 2। दूसरे कोष में निकालना है इलेक्ट्रॉन तो 2 × 2 का स्क्वायर बराबर 8। तीसरे कोष में निकालना है तो 2 × 3 का स्क्वायर बराबर 18। इस तरह से हम लोग 9th बेस में कोषों में इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए बोरबरी का नियम से हम लोग अवगत हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है, केमिस्ट्री में कुछ ऐसे तत्व ज्ञात हैं जिनके बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो 8। तो जिन तत्वों के बाहरी कक्षा में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे रासायनिक रूप से निष्क्रिय या अक्रिय होते हैं, जिन्हें हम नोबेल गैस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर वैलेंसी बताने से पहले हम लोग ध्यान देना है, यहाँ पर नोबेल गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग जानेंगे। तब इसके बाद हम लोग वैद्युत संयोजक आबंध का निर्माण हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान देना है, यहाँ पे केमिस्ट्री में कुछ ऐसे मेंबर हैं जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनान और रेडान। इसका होता है परमाणु क्रमांक 2। नियान का होता है 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का 36, जीनान का 54 और रेडान का होता है 86। जब इलेक्ट्रॉन वितरण करते हैं तो इस हीलियम में एक ही कोष होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन से पूर्ण होता है। नियान में 2 कोष होता है, पहले कोष में 2 दूसरे में 8 होता है। आर्गन में 3 कोष होता है, पहले कोष में 2 दूसरे में 8 तीसरे में भी 8 होता है। क्रिप्टन में होता है 4 कोष 2 8 18 8। जीनान में होता है 5 कोष 2 8 18 18 8 और रेडान में होता है 6 कोष 2 8 18 32 18 8। यानी हीलियम को छोड़कर शेष तत्वों के बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जिन तत्वों के बाहरी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन होता है वे तत्व निश्चित तौर से स्थायी होते हैं और वे परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इसीलिए उनको हम लोग अक्रिय, निष्क्रिय या नोबेल या इनर्ट कई नामों से जानते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में इन तत्वों को छोड़कर जितने भी शेष तत्व होते हैं, चाहे धातु परमाणु हो चाहे अधातु परमाणु हो, सभी के बाहरी कक्षा में जो होता है 2 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिन तत्वों के बाहरी कक्षा में 2 या 8 से कम इलेक्ट्रॉन होगा वे सभी तत्व रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेकर इन्हीं तरह का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करके स्थायी बनने की चाहत रखते हैं। तो बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने को हम बोलते हैं अष्टक पूर्ति करना। तो अष्टक पूर्ति करने के लिए तत्वों के परमाणुओं के पास 3 विकल्प है। इस आधार पर हम लोग अष्टक पूर्ति करने के आधार पर संयोजकता को हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं।
पहला जो नंबर होता है वैद्युत संयोजकता, दूसरा का नाम है सहसंयोजकता और तीसरे का नाम है उपसहसंयोजकता। तो यहाँ पर हम लोग एक धातु और एक अधातु के बीच किस तरह का आबंध बनेगा उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जबकि लेसन 4 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग सहसंयोजक बंध के विषय में परिचर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है, किसी परमाणु के बाहरी कोश को हम लोग संयोजी कोश कहते हैं। किसी परमाणु के बाहरी कोश को संयोजी कोश कहते हैं क्योंकि बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं, इसलिए बाहरी कोश को हम वैलेंसी कोश कहते हैं, संयोजी कोश कहते हैं। और संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे हम संयोजकता के नाम से जानते हैं। तो एक धातु परमाणु के पास, अगर एक धातु परमाणु के पास एक अधातु परमाणु आता है तो दोनों के बीच अष्टक पूर्ति करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। तो जब दो पक्षों के बीच या जब दो तत्व के परमाणुओं के बीच अष्टक पूर्ति करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो उसे हम बोलते हैं वैद्युत संयोजक आबंध या बंध कहते हैं। तो जब भी एक धातु के पास अधातु परमाणु आएगा तो वैद्युत संयोजक बंध का निर्माण होगा और जिन यौगिकों में इस तरह से अष्टक पूर्ति किया जाएगा उसे हम बोलते हैं वैद्युत संयोजक यौगिक। वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है तो एक पक्ष इलेक्ट्रॉन निकालता है, दूसरा पक्ष इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो जो पक्ष इलेक्ट्रॉन निकालता है उतनी संख्या में उसके ऊपर धन आवेश, जबकि दूसरे परमाणु पर उतनी ही संख्या में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। और दोनों आयन जो होते हैं परस्पर कूलाम्बिक बल या स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों के द्वारा या जालकों के द्वारा जो होता है बंध जाता है। ऐसे यौगिक को हम बोलते हैं वैद्युत संयोजक यौगिक। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देना है, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत संयोजक आबंध। पहले हम लोग जानेंगे वैद्युत संयोजक आबंध क्या होता है। वैद्युत संयोजक आबंध, वैद्युत संयोजक आबंध। तो ध्यान देना है, बिल्कुल स्पष्ट होगा। जब दो परमाणुओं के बीच, ध्यान देना है, जब दो परमाणुओं के बीच, जब दो परमाणुओं के बीच, जब दो परमाणुओं के बीच, जब दो परमाणुओं के बीच अष्टक पूर्ति इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा, स्थानांतरण जिसे हम बोलते हैं आदान प्रदान। जब दो परमाणुओं के बीच अष्टक पूर्ति इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा होता है तो उसे वैद्युत संयोजक आबंध कहते हैं। तो उसे वैद्युत संयोजक आबंध कहते हैं। वैद्युत संयोजक आबंध कहते हैं तथा यौगिक को
वैद्युत संयोजक यौगिक, वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है। ध्यान देना है। अब यहाँ पर हम लोग अष्टक पूर्ति करने के लिए जब दो पक्षों के बीच इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान के द्वारा अष्टक पूर्ति किया जाता है तो इसे हम बोलते हैं वैद्युत संयोजक आबंध। तो ध्यान देना है। अब इसका नाम क्यों पड़ा, वैद्युत संयोजक आबंध क्यों नाम पड़ा, तो ध्यान देना है। यहाँ पे वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं इस प्रक्रिया में जो तत्व, इस प्रक्रिया में जो पक्ष यानी तत्व का परमाणु को हम पक्ष बोलते हैं। इस प्रक्रिया में जो पक्ष जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन त्यागता है उतनी संख्या में उस पर धन आवेश तथा जो पक्ष जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उतनी संख्या में उस पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ध्यान देना है। इस प्रकार दोनों आयन जिसे हम बोलते हैं धनायन और ऋणायन, इस प्रकार दोनों आयन स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे वैद्युत संयोजक बंध का निर्माण कैसे होता है और इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से दो तरह के आयन बनते हैं। जो पक्ष इलेक्ट्रॉन निकालता है या जिस तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन निकालता है, जितनी संख्या में निकालेगा उतनी संख्या में उसके ऊपर धन आवेश, जिसे हम धनायन के नाम से जानेंगे, और जो पक्ष जितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उतनी संख्या में उसके ऊपर ऋण आवेश यानी वो ऋणायन के रूप में उत्पन्न होगा। और दोनों आयन जो होते हैं ये स्थिर आकर्षण बलों द्वारा या कूलामी बलों के द्वारा बढ़ जाते हैं। तो ध्यान देना है, जिन यौगिकों में
इस तरह का आबंध पाया जाता है, उन यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक जो होता है ऊंचा हो जाता है, क्योंकि स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या कूलामी बलों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसलिए वैद्युत संयोजी यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक जो होता है ऊंचा होता है सहसंयोजी यौगिकों की अपेक्षा। तो ध्यान देना, यहाँ पे हम लोग अब एग्जाम्पल लेकर हम लोग आएंगे। यहाँ पे वैद्युत संयोजी यौगिक का एग्जाम्पल लेकर आएंगे। वैद्युत संयोजक आबंध का निर्माण जो होता है एक धातु परमाणु और एक अधातु परमाणु के बीच में होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान देना है। हम लोग एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे और एग्जाम्पल के द्वारा बिल्कुल हम लोग अष्टक पूर्ति करने की जो वैद्युत संयोजकता आबंध का निर्माण होगा हम लोग भली बात यहाँ पर देखेंगे। और निश्चित तौर से एग्जाम में अगर आता है तो हम लोग क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल धैर्य से देंगे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का, ध्यान देना है। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल फर्स्ट में हम लोग लेंगे, ध्यान देना है, MgCl2 जिसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड के एग्जाम्पल लेंगे हम लोग मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड जो है एक वैद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक है। इसका एग्जाम्पल हम सेटिस्फाई करने जा रहे हैं, ध्यान देना है। Mg का परमाणु क्रमांक होता है 12। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, पहले कक्षा में, दूसरे में 8 और तीसरे कोर्स में जो होगा 2 इलेक्ट्रॉन होगा। यह नियान के निकट तत्व है मौजूद, यह नियान के निकटतम का तत्व है। अतः यह अपने बारीक कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन निकालकर नियान की तरह स्थायी बनना चाहेगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग नियान। नियान का होता है कितना 10, पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8 होता है। तो मैग्नीशियम धातु है, 2 इलेक्ट्रॉन बारीक कोष से निकालेगा और नियान की तरह स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 वाला बनना चाहेगा। यहाँ पर लेते हैं हम लोग दूसरा और धातु परमाणु के रूप में लेते हैं यहाँ पर Cl2। Cl का होता है 17, 2 परमाणु इसमें बैठे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 7। अगर यह आर्गन के निकटतम का तत्व है अतः यह आर्गन जैसा बनना चाहेगा। तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 18 होता, परमाणु क्रमांक 18 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 होता है। यानी क्लोरीन के दोनों परमाणुओं को अष्टक पूर्ति करने के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो यानी मैग्नीशियम धातु परमाणु के पास जब क्लोरीन के 2 अधातु परमाणु आएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कैसे होगा, ध्यान देना है। यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे Mg, ध्यान देना है। Mg की बारीक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। Mg के इलेक्ट्रॉन को हम दिखाएंगे गोला के रूप में और Cl का इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे हम लोग क्रॉस, सिंबल दे देते हैं ताकि पहचान में आएगा इलेक्ट्रॉन। तो ये मैग्नीशियम की बारीक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का यहाँ पर 2 परमाणु हम लोग बैठा देंगे यहाँ पे। क्लोरीन के बारीक कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 4 5 6 और 7। इसका भी होगा 1 2 3 4 5 6 7। 1 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम क्लोरीन एटम इसको दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे देगा। इन दोनों क्लोरीन परमाणुओं को एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और मैग्नीशियम के द्वारा दोनों दिए हुए इलेक्ट्रॉन को एक ग्रहण कर लेंगे। तो इस तरह से अष्टक पूर्ति हो जाएगा। तो इसको हम दिखाएंगे कैसे, ध्यान देना है। Mg के पावर 2 प्लस मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इसके ऊपर 2 धनावेश आ जाएगा। और क्लोरीन के जो 2 परमाणु हैं वो एक इलेक्ट्रॉन लेंगे तो Cl माइनस, ध्यान देना है। और ये जो आयन है परस्पर कूलाम्बिक बलों से क्या हो जाएंगे, बंध जाएंगे। कूलाम्बिक बल से क्या हो जाएंगे,
बढ़ जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं स्थिर विद्युत आकर्षण बल भी बोलते हैं, और बन जाएगा क्या, MgCl2। क्या बन जाएगा, MgCl2 अणु बन जाएगा। इस तरह से हम लोग किसी भी अगर यौगिक में एक धातु परमाणु और अधातु परमाणु है तो निश्चित तौर से वह यौगिक कैसा होगा, आयनिक यौगिक होगा। तो ध्यान देना है कि सहसंयोजक यौगिक का निर्माण कैसे होता है, तो इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान द्वारा होता है। जो पक्ष इलेक्ट्रॉन निकालेगा जितनी संख्या में, उतनी संख्या में उसके ऊपर धन आवेश, और जो पक्ष इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा जितनी संख्या में ग्रहण करेगा उतनी संख्या में उसके ऊपर ऋण आवेश आएगा। और दोनों आयन जो होते हैं परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों द्वारा बंध जाएंगे। इसी को हम बोलते हैं क्या, आयनिक यौगिक, और इसका नाम क्या पड़ गया, वैद्युत संयोजकता। तो ध्यान देना है। अब क्वेश्चन एग्जाम में दे सकता है कि वैद्युत संयोजी यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक ऊंचा क्यों होता है, तो हम लोग लिखेंगे क्या रिजल्ट में कि वैद्युत संयोजी यौगिकों में आयन जो होते हैं परस्पर स्थिर वैद्युत आकर्षण बलों या कूलाम्बिक बलों से बंधे होते हैं, जिन्हें तोड़ने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है या अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए वैद्युत संयोजी यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक जो होता है ऊंचा होता है। तो ध्यान देना है। क्वेश्चन ये भी दे सकता है कि वैद्युत संयोजी यौगिकों का विलयन जो होता है विद्युत का सुचालक होता है, क्यों? तो वैद्युत संयोजी यौगिकों को जल में अगर हम डालते हैं तो वैद्युत संयोजी यौगिक जो होते हैं विपरीत प्रकार के आयनों में क्या होते हैं, आयनित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। तो जिस विलयन में धनायन और ऋणायन दोनों रहते हैं वो विलयन जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। इसीलिए वैद्युत संयोजी यौगिकों का जलीय विलयन जो होता है विद्युत का सुचालक होता है। अगले वीडियो में जो भी होगा हम जोड़ेंगे।